स्वागत है मित्रों, आप सभी का विजय सिंह स्टडी ग्रुप चैनल में। मैं विजय सिंह और फ्रेंड्स, लक्ष्मीकांत पॉलिटी सीरीज अपनी चल रही है। हमने अभी तक कंप्लीट कर लिए हैं 10 चैप्टर, जिसमें कि मैंने पिछले चैप्टर में आपसे चर्चा की थी संविधान के संशोधन की प्रक्रिया की, यानी संविधान में वो कौन सी प्रक्रियाएं हैं जिसके की उपयोग करके हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे संविधान की मूल संरचना की, यानी संविधान में वो कौन से प्रावधान हैं या वे कौन से शब्द हैं जो संविधान की मूल संरचना के अंतर्गत गिने जाते हैं। तो उसकी आज हम इस लेक्चर में चर्चा करेंगे। तो मित्रों, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो विजय सिंह स्टडी ग्रुप चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लें और पास ही के नोटिफिकेशन बेल के ऑल के बटन पर आप जो है क्लिक कर लें, ताकि मेरी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं संविधान की मूल संरचना के बारे में। तो फ्रेंड्स, कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है या नहीं, यह विशेष संविधान लागू होने के 1 वर्ष के बाद ही सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यह विचार आया। यानी मित्रों, संविधान के जो अनुच्छेद 68 हैं उसके अंतर्गत संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है या नहीं कर सकती, तो यह मामला उठा जो है कब, जब भारत का संविधान लागू हो गया। तो लागू होने के एक वर्ष के बाद ही यह मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। और सुप्रीम कोर्ट ने फिर क्या कहा, तो कह रहा है कि शंकरी प्रसाद मामले 1951 में पहले संशोधन अधिनियम 1951 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई, जिसमें संपत्ति के अधिकार में कटौती की गई थी। यानी मित्रों, शंकरी प्रसाद मामला 1951 में आया और उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो संपत्ति का अधिकार भारत के नागरिकों को दिया गया था, तो लेकिन क्या किया कि संसद ने 44वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से जो संपत्ति के अधिकार, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो संपत्ति के अधिकार में जो कटौती की थी, उसी कटौती के लिए जो है शंकरी प्रसाद मामले में यह विचार सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पहुंचा कि क्या संसद जो है यह संशोधन जो संसद के द्वारा किया गया, यानी कि संवैधानिक वैधता को चुनौती उसके द्वारा दी गई। और आगे बात कही जा रही है कि मित्रों, सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि संसद में अनुच्छेद 368 में संशोधन की शक्ति के अंतर्गत ही मौलिक अधिकारों में संशोधन की शक्ति अंतर्निहित है। यानी मित्रों, फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि संसद जो है वो आर्टिकल 368 के तहत मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। और फ्रेंड्स, आगे कहता है कि अनुच्छेद 13 में जो लो शब्द का प्रयोग किया गया है, उस लो शब्द में केवल सामान्य कानून शामिल होते हैं, संवैधानिक संशोधन उसके अंतर्गत शामिल नहीं है। यानी मित्रों, अनुच्छेद 13 की जब मैंने आपसे चर्चा की थी तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई सरकारें या कोई केंद्र सरकार ऐसा कानून बना दे जो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के जो मूल अधिकार हैं उनको अगर वो हनन करे, तो जो न्यायपालिका है वो उस कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकती है और उस कानून को समाप्त भी कर सकती है। तो इसी की बात यहाँ कही जा रही है कि जो अनुच्छेद 13 में हमने जो विधि शब्द का प्रयोग किया है, उस विधि शब्द के अंतर्गत सामान्य विधियाँ ही शामिल होती है, उसमें संवैधानिक संशोधन शामिल नहीं है। यानी कि शंकरी प्रसाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है। और आगे फ्रेंड्स कह रहा है कि गोलकनाथ मामले में जो कि 1967 में आया, सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले वाली स्थिति बदल दी। यानी मित्रों, जो शंकरी प्रसाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संसद संवैधानिक संशोधन कर सकती है मूल अधिकारों में, तो इस जो आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, इस आदेश को गोलकनाथ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया। और फिर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि मूल अधिकारों को लोकोत्तर और अपरिवर्तनीय स्थान प्राप्त हैं, इसलिए संसद मूल अधिकारों में न तो कटौती कर सकती है, न किसी भौतिक अधिकार को वापस ले सकती है। यानी फ्रेंड्स, सिंपल भाषा में आप ये समझिए कि शंकरी प्रसाद मामला आया 1951 में। अब जब मामला 1951 में आया तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इस मामले में तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि संसद जो होगी वो मूल अधिकारों में संविधान संशोधन के माध्यम से जो है संवैधानिक संशोधन के माध्यम से जो है संशोधन कर सकती है। यानी शंकरी प्रसाद मामले में सुप्रीम कोर्ट यह तर्क दे रहा है। लेकिन जब गोलकनाथ मामला आया 1967 में,
तब सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि नहीं, संसद जो होगी वो संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से जो है मूल अधिकार है उनमें जो है किसी भी प्रकार की कटौती नहीं कर सकती, और ना ही जो है व्यक्तियों के जो मूल अधिकार हैं उनको वापस ले सकती है। अब देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ मामले में यह आदेश दे दिया तो फिर राज्य जो सरकार है, केंद्र की सरकार, वो क्या कदम उठाएगी, तो उसी के बारे में आगे बात कही जा रही है कि गोलकनाथ मामले 1967 में जब सुप्रीम कोर्ट ने यह प्रतिक्रिया दी कि संसद जो होगी वो मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, तो फिर क्या किया संसद ने जो है 24वां संशोधन अधिनियम 1971 अधिनियम की अधिनियमित किया। इस अधिनियम के माध्यम से अनुच्छेद 13 और आर्टिकल 368 में संसद ने संशोधन कर दिया और यह घोषित किया कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद को मूल अधिकारों को सीमित करने और किसी मूल अधिकार को वापस लेने की शक्ति भी है। यानी फ्रेंड्स, ये कहना चाह रहा है कि गोलकनाथ मामले में जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि नई संसद जो होगी वो मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, तो फिर सरकार ने क्या किया कि इस आदेश को रद्द करने के लिए उन्होंने जो है 24वां संशोधन अधिनियम सरकार लेकर के आई, और उसके माध्यम से सरकार ने क्या किया कि अनुच्छेद 13 में और अनुच्छेद 368 में जो है एक संशोधन कर दिया और ये कहा कि जो हम सरकार यानी हम जो है वो व्यक्तियों के मूल अधिकार हैं उसको सीमित भी कर सकते हैं और उसको हम वापस भी ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, आगे कह रहा है कि ऐसा अधिनियम अनुच्छेद 13 के आशय के अंतर्गत एक कानून नहीं माना जाएगा। यानी मित्रों, ऐसा कोई भी अधिनियम सरकार अगर लेकर के आएगी तो वो आर्टिकल 13 के अंतर्गत जो है एक कानून नहीं माना जाएगा। आगे फ्रेंड्स कहता है कि हालांकि केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ मामले में अपने निर्णय को ओवररूल कर दिया, लेकिन 24वें संशोधन अधिनियम की वैधता को बहाल रखा और व्यवस्था दी कि संसद मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकती है अथवा किसी अधिकार को वापस ले सकती है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एक नया सिद्धांत दिया संविधान की मूल संरचना का। यानी मित्रों, ये कहना चाह रहा है कि गोलकनाथ मामले के बाद जो है जब सरकार ने एक संशोधन अधिनियम लेकर के आई और जो है अनुच्छेद 368 और अनुच्छेद 13 में जब सरकार ने संशोधन कर दिया, तो इस संशोधन को भी सुप्रीम कोर्ट ने आगे जा कर के जो है केशवानंद भारती मामले में जो है इस संशोधन को उन्होंने सही माना और उन्होंने फिर ये कहा कि जो संसद है वो मौलिक अधिकारों को सीमित भी कर सकती है और जो है किसी अधिकार को वो वापस भी ले सकती है। यानी जो सुप्रीम कोर्ट शंकर प्रसाद मामले में ये कह रहा था 1951 में जो आया कि सरकार जो होगी वो जो है मौलिक अधिकारों में संशोधन भी कर सकती है, लेकिन गोलकनाथ मामले में जो है संशोधन करने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। तो अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि सरकार जो होगी और जो सरकार ने मूल जो 24वां संशोधन अधिनियम लेकर के आया है उसकी वैधता को उसने सही माना और उसने कहा कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है और उनको सीमित भी कर सकती है। और लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात कही जा रही है कि केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक नई बात कही और वो नई बात थी संविधान की मूल संरचना की। यानी जो हमारा आज का टॉपिक ही है संविधान की मूल संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर, तो वो संविधान की मूल संरचना आखिर है क्या, तो उसी के बारे में अब हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक नया सिद्धांत दिया संविधान की मूल संरचना का और इसने व्यवस्था दी कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद के पास जो है संसद के संवैधानिक अधिकार उसे संविधान की मूल संरचना को ही बदलने की शक्ति नहीं देते। यानी मित्रों, फिर सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है केशवानंद भारतीवाद 1973 में कि संसद को भले ही मूल अधिकारों में संशोधन की शक्ति हो, लेकिन संसद को यह अधिकार कतई नहीं है कि वह जो है संविधान का जो मूल ढांचा है और संविधान की जो मूल संरचना है उसको ही जो है संसद बदल दे। इसका अर्थ यह हुआ कि संसद मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं कर सकती अथवा वैसे मौलिक अधिकार को वापस नहीं ले सकती जो संविधान की मूल संरचना से जुड़े हैं। यानी मित्रों, सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि संसद को यह अधिकार नहीं है कि वह मूल संरचना में जो है परिवर्तन कर दे और मूल संरचना से संबंधित जो भी मूल अधिकार है उनको वापस ले ले। और फ्रेंड्स, आगे कहता है
संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत की सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इंदिरा नेहरू गांधी मामले में पुनः पुष्टि की गई। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 39वें संशोधन अधिनियम 1975 के एक प्रावधान को रद्द कर दिया, जिसमें प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित चुनावी विवादों को सभी न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से बाहर किया गया था। न्यायालय ने कहा कि यह प्रावधान संसद की संशोधनकारी शक्ति के बाहर है, क्योंकि यह संविधान के मूलभूत ढांचे पर चोट करता है। यानी मित्रों, ये कहना चाह रहा है कि जो संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसकी बात जब केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कही, तो उसकी वापस से एक बार फिर पुष्टि की सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा नेहरू गांधी मामले 1975 में। और वो मामला और आगे कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है 39वां संविधान संशोधन, यानी जो संसद है जिसने क्या किया कि 39वां संविधान संशोधन अधिनियम संसद लेकर के आई, और उसने क्या किया कि जो प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित मान लो कोई भी अगर चुनाव का विवाद है, तो उस विवाद को जो है न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया। यानी प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित चुनाव पर जो है न्यायपालिका किसी भी प्रकार की टिप्पणी नहीं कर सकती। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि इस जो अधिनियम है 39वां संशोधन अधिनियम, उसके इस प्रावधान को रद्द कर दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो संविधान की मूलभूत संरचना है उस पर यह आपका प्रावधान जो है चोट करता है, इसलिए हम आपके इस प्रावधान को गलत साबित करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था अपना संविधान की संरचना का टॉपिक। अब हम बात करेंगे मूल, यानी जो संविधान की मूल संरचना है उसमें कौन कौन तत्व हैं। यानी बार बार मैं जो चर्चा कर रहा हूँ कि संविधान का मूल ढांचा, संविधान की मूल संरचना, तो आखिर वह मूल संरचना है क्या, तो उसी की अब हम चर्चा करेंगे। तो कह रहा है कि संविधान की सर्वोच्चता, यानी संविधान ही सर्वोच्च है, तो वो मूल ढांचे के अंतर्गत आता है। भारतीय राजनीति की सार्वभौम, लोकतांत्रिक और गणराज्यत्व प्रकृति, संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र, यानी भारत का जो धर्मनिरपेक्ष चरित्र है उसकी बात यहाँ कही जा रही है कि वो भी जो है संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत आता है। फिर कह रहा है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में विभाजन, सरकार का संघीय स्वरूप, राष्ट्र की एकता और अखंडता, कल्याणकारी राज्य, न्यायिक समीक्षा, व्यक्तिक स्वतंत्रता, संसदीय प्रणाली, कानून का शासन, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बीच संतुलन। यानी ये सभी जो मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ, ये सभी जो चीज़ें हैं वो संविधान की मूल संरचना के अंतर्गत शामिल की जाती है। आगे कहता है समत्व का सिद्धांत, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संविधान का संशोधन की संसद की सीमित शक्ति, न्याय तक पहुँच, मौलिक अधिकारों के आधारभूत सिद्धांत, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 136, 141 और 142, इसके अलावा अनुच्छेद 226 और 227 के अंतर्गत उच्च न्यायालय की शक्ति। यानी मित्रों, ये सभी जो प्रावधान मैंने आपसे अभी चर्चा की, ये सभी प्रावधान जो है संविधान की मूल संरचना के अंतर्गत आते हैं। और फ्रेंड्स, संविधान के अब हम मूल ढांचे के विकास की बात करें, यानी कौन कौन सी चीज़ें जो है, यानी अभी मैंने आपसे जो चर्चाएं की कि जो कौन कौन से तत्व हैं वो संविधान की संरचना के अंतर्गत आते हैं, तो अब हम बात करेंगे कि जो अभी मैंने आपसे चर्चा की कि जो संविधान के तत्व हैं उसी की अब हम इसमें चर्चा कर रहे हैं कि ये जो तत्व हैं वो किस किस समय और कौन कौन से मामले में इन तत्वों की सुप्रीम कोर्ट के द्वारा व्याख्या की गई। तो कह रहा है केशवानंद भारती जो मामला 1973 में आया, उसमें कौन सा जो है मूल ढांचा जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया। तो कह रहा है संविधान की सर्वोच्चता, विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका के बीच बंटवारा शक्तियों का, संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र, संघीय चरित्र, भारत की संप्रभुता और एकता, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा, संसदीय प्रणाली और कल्याणकारी राज्य। यानी कि ये सभी जो 9 चीज़ें हैं वो 9 चीज़ें केशवानंद भारतीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने जो है संवैधानिक ढांचे के रूप में इसकी घोषणा की। तो मित्रों, ये एक पूरा चार्ट यहाँ दिया हुआ है, उसमें बताया गया कि कौन कौन से वाद हैं और कौन कौन से वाद में जो है कौन कौन सी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मूल ढांचे के अंतर्गत बताई गई है। तो इंदिरा नेहरू गांधी वाद जो था उसमें कौन सी चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने बताई, फिर मिनर्वा विल्स मामला, फिर सेंट्रल कोलफील्ड मामले में, भीम सिंह जी मामले में, फिर संपत कुमार मामले में कौन सी चीज़ बताई, संभा मूर्ति मामले में, दिल्ली जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन मामले में, इंदिरा सारी मामला मंडल मामले के रूप में भी चर्चित है। यानी मित्रों, इंदिरा सारी जो वाद है वो 1992 में आया था और यह मंडल मामले यानी मंडल कमीशन जो गठित हुआ था ओबीसी जातियों के आरक्षण के लिए, उससे संबंधित एक बहुत चर्चित मामला था। उसमें जो कानून के शासन की सुप्रीम कोर्ट ने बात की थी। फिर पद्म प्रसाद मामला, केयोत होलन मामला दल बदल से संबंधित है,
उसमें जो है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की सुप्रीम कोर्ट ने बात की। स्वतंत्र लोकतंत्रात्मक गणराज्यात्मक ढांचा की उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बात की। फिर रघुनाथ राव मामले में एस.आर. बम्बई केस 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने संघवाद, धर्मनिरपेक्ष चरित्र, लोकतंत्र, राष्ट्र की एकता और अखंडता, सामाजिक न्याय और न्यायिक समीक्षा की। यानी मित्रों, इन तत्वों की बात एस.आर. बम्बई केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है संविधान के मूल ढांचे के रूप में की गई थी। और मित्रों, आगे बात कह रहा है कि एल चंद्र कुमार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो है अनुच्छेद 226 और 227 की बात की। इंदिरा गांधी सेकंड मामला जब 2000 में आया तो उसमें समानता के सिद्धांत की सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचे के रूप में जो है अपनी बात दोहराई। फिर ऑल इंडिया जजेज मामले में स्वतंत्र न्यायिक प्रणाली की बात की। कुलदीप नैयर मामले में लोकतंत्र और स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव की बात की। नागराज मामले जो 2006 में आया उसमें समानता के सिद्धांत की इसने बात की। आई.आर. कोलो में सुप्रीम कोर्ट ने कानून के शासन, शक्तियों का बंटवारा, मौलिक अधिकार को आधारभूत सिद्धांत, न्यायिक समीक्षा, समानता के सिद्धांत की बात की। जेठमलानी मामले में अनुच्छेद 32 के जो तहत जो सुप्रीम कोर्ट को शक्ति प्रदान की गई है उसकी बात की। नमित शर्मा मामले में स्वतंत्रता और गरिमा की बात की। और मित्रों, मद्रास कर एसोसिएशन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक समीक्षा और अनुच्छेद 226 और 227 के अंतर्गत हाईकोर्ट को जो शक्ति प्रदान की गई है मूल अधिकारों से संबंधित उसकी जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है निम्न मामलों में बात की गई है संविधान के मूल संरचना की। तो फ्रेंड्स, आज का ये हमारा टॉपिक था संविधान की मूल संरचना का, यानी बेसिक स्ट्रक्चर की मैंने आपसे बात की कि कौन से जो चीज़ें हैं वो संविधान के जो है बेसिक स्ट्रक्चर और संविधान के जो मूल संरचना है उसमें शामिल की जाती है। तो फ्रेंड्स, आज की जो आपको यह वीडियो, आज का जो आपका टॉपिक है मैंने आपको कंप्लीट करवाया, आपको कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में देना बिल्कुल न भूलें। और फ्रेंड्स जो है अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, यानी नेक्स्ट लेक्चर हमारा शुरुआत होगा सरकार की प्रणाली यानी गवर्नमेंट का क्या सिस्टम है उसकी हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, अपना अगला चैप्टर स्टार्ट होगा ना, वो होगा पार्लियामेंट्री सिस्टम से, यानी संसदीय व्यवस्था जो भारत ने अपनाई है ब्रिटेन की आधार पर, यानी ब्रिटिश जो संसदीय व्यवस्था है उसके आधार पर भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया है। तो उसकी हम नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। और हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपके एक जो कॉर्नर में यानी राइट साइड में कॉर्नर में ऊपर जो है एक लोगो आ रहा है, जो कि फ्रेंड्स मैं आपको ये बता दूँ, ये लोगो जो है वो जो सॉफ्टवेयर है उसका जो है वाटर मार्क है। तो इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी मैंने आपको जितने भी अभी तक लेक्चर करवाए हैं उसको मैंने जो है लोगों के नीचे आपको जो है दबा करके पढ़ाया नहीं है, यानी लोगों से दूर हट के ही मैंने आपको पढ़ाया। तो लोगों से आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स जो है आप अगर नोट्स भी बनाना चाहिए तो आसानी से आप जो है प्रत्येक टॉपिक के आप नोट्स बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद, जय भारत।